Very good evening, everyone. Today on World's Heart Day, Dr. Subhash Chandra from BL Kapoor Hospital is with us. Very welcome to you, sir. Am Hi. I audible? Yeah. Yeah, very much. So, viewers, here is our number 9999369988. आप अपने questions पूछ सकते हैं कुछ भी heart related, and sir is there to answer us. And I just want to start with brief introduction about sir. So Dr. Subhash Chandra is chairman and HOD of cardiology department, BL Kapoor Hospital. Sir has started his career with AIMS Hospital, Delhi, and he has worked with Narendra Mohan Hospital also and with Fortis Escort Hospital. Sir has worked with Apollo Hospital also. So this is very brief introduction. There is a lot to say about sir, but sir still जब तक बाकी लोग जुड़ते हैं हमारे साथ कुछ थोड़ा सा हमें बताइए कि how should we like why the heart disease is increasing day by day in India basically. Okay. तो गरिमा जी बहुत अच्छा आपने विषय चुना है आज जबकि वर्ल्ड हार्ट डे है और ये जस्ट टू गिव अ ब्रीफ अबाउट वर्ल्ड हार्ट डे it was in year 1999 that World Heart Federation in collaboration with World Health Organization WHO did this particular event to combat the menace of cardiovascular disease globally. And we in India, which is part of Southeast Asia, are leaders as far as the heart disease and the diabetes are concerned. लोग कहते हैं कि India is the diabetic capital of the world because if we look at our heart patients who see us in OPD or in emergency, it is almost 40% of these heart patients have coexisting diabetes, whereas the global figure could be about 25-30%. So that is a very serious concern. तो आपने जो सवाल पूछा कि हम इंडियंस में हार्ट डिसीज की क्या प्रोफाइल है, कब होती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ हार्ट डिसीज वेस्ट के मुकाबले 10 साल पहले शुरू हो जाती है। इसके कई कारण हैं। एक तो जेनेटिक कारण है कि हम लोगों की जो आर्टरीज हैं हार्ट की वो पतली होती हैं, उनमें डिसीज बड़ी वाइड स्प्रेड होती है। हम लोगों को जो खान पान है और जो हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस है जिससे कि डायबिटीज हम लोगों में ज़्यादा होती है, उसके चलते हमारी हार्ट की आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल की जमावट पहले से शुरू हो जाती है। और एक मुख्य कारण यह कि हिंदुस्तान में वेस्ट की तरह से जो एक्सरसाइज करने का या रेगुलेटेड लाइफ जीने का रिवाज नहीं है, जो अब मैं देखता हूँ कि शुरू होता है, जिम्स चालू हुए हैं या लोग थोड़े अवेयर हुए हैं, तो खान पान और एक्सरसाइज में संतुलन न बना के चलने का नतीजा ये है कि हमारे जो बच्चे हैं बड़े सुंदर गोल मटोल होते हैं और वो गोल मटोल बच्चे बड़े होते होते मोटे लोगों में परिवर्तित होते हैं। शुरू में तो बड़े अच्छे लगते हैं, चबी होते हैं वो, लेकिन वो बच्चे हैं जो अच्छे घरों से आते हैं, पिज्जा बर्गर खाने की आदत है जिनको, जो कंप्यूटर पर गेम्स खेलते हैं, कभी आउटडोर एक्टिविटीज खेलने के लिए नहीं जाते जैसे हम अपने बचपन में जाया करते थे, वो नहीं होता। और इसका परिणाम यह है कि वो जो कुछ भी जंक फूड खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड है, पिज्जा है, बर्गर है जिसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत हाई है, तला हुआ है, ट्रांस फैट बहुत हाई है, इस सब का नतीजा है कि उनके कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स बचपन से ही हाई होना शुरू होते हैं। There are a few school studies on lipid profile of our school children in India, and the results of those studies are very alarming and very disturbing. The dyslipidemia or high cholesterol values start right from the childhood, and since our kids are not exercising enough, they keep piling up this cholesterol load in their body, and they fall a victim to an early heart attack at the age of 30 or 35 or 40. Yeah. And this is very common nowadays. 10 years earlier than West. तो हमारे यहाँ अधिक हार्ट डिसीज होने के ये सारे कारण हैं, डायबिटीज, लैक ऑफ एक्सरसाइज, जंक फूड ईटिंग एंड स्ट्रेस। वयस्क लोगों में स्ट्रेस बहुत होता है, काम का स्ट्रेस, जॉब का स्ट्रेस, पैसे का स्ट्रेस, आपस में जो तनाव रहते हैं लोगों में, इस सब के चलते हमारे देश में हार्ट डिसीज की बहुत खतरनाक है और इसके लिए हमको जागरूक होना पड़ेगा। बिल्कुल, हम अपने प्रोग्राम के थ्रू वही करने की कोशिश करें क्योंकि आजकल यंगस्टर्स में हार्ट अटैक्स बहुत कॉमनली देखे जा रहे हैं। 30-35 की एज में सडनली समवन डाइज ड्यू टू हार्ट अटैक एंड देन वी आर सरप्राइज कि अरे इतनी कम एज में कैसे हो गया। सो व्यूअर्स, दिस इज द रीजन कि जो हमारे बच्चे हैं वो
फिजिकली एक्टिव नहीं होते हैं, वो शुरू से प्रोन हो जाते हैं इसके लिए। तो ये तो बच्चों की बात हो गई। अगर मैं बड़ों की भी बात करूँ तो आजकल लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर में भी इसको एक तरीके से काउंट कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, एक्सरसाइज करते नहीं हैं लोग, ऑब्वियसली वो वीकेंड्स एंजॉय के नाम पे पार्टीज एंड ये जंक फूड ये बहुत बढ़ गया है। तो दिस इज द मेजर फैक्टर। सर एक चीज़ और, तो हम अर्ली वार्निंग साइंस किनको मान सकते हैं बेसिकली आजकल की? हमें जब पता होना चाहिए कि हाँ वी शुड गो टू द चेकअप, कि हमें कुछ हार्ट इशू तो नहीं हो रहा है। देखिए, पिछले सवाल के कंटिन्यूएशन में एक चीज ये रह गई कि हमारे यहाँ तंबाकू का सेवन बहुत अधिक है। बड़े बड़े शहरों में लड़के लड़कियां दोनों ही स्मोक काफी करते हैं, और छोटी जगहों पे टाउन्स में लोग सुरती और तंबाकू ओरली बहुत खाते हैं। और ये दोनों तरह के तंबाकू हार्ट के लिए बहुत घातक हैं, बिकॉज तंबाकू खाने से धमनियों की अंदर की लाइनिंग छिल जाती है, उस पर कोलेस्ट्रॉल की जमावट बढ़ जाती है और जल्दी हार्ट अटैक होते हैं। अब प्रश्न आया कि इसके वार्निंग साइंस क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट साइन ये है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं या आप चलते हैं और आपको चलने में सीने के बीचों बीच या बाईं भुजा में या जबड़े में भारीपन हो, सांस लेने में दिक्कत हो और आप रुक जाएं तो सिम्टम्स में आराम हो जाए, पसीना आना या कमजोरी सडनली महसूस करना, ये सब लक्षण हार्ट डिसीज के होते हैं। और ये आपको तभी पता लगेंगे जब आप रेगुलरली एक्सरसाइज करेंगे। आप नियम से आधा घंटे पौने घंटे टहलते भी हैं अगर पार्क में, तो आपको वो परिवर्तन मालूम पड़ेगा कि आज मैं 4 की बजाय 2 चक्कर करने के बाद मुझे तकलीफ हो रही है, या जीना चढ़ने पे मुझे दिक्कत हो रही है। तो एक्टिव रहना बहुत आवश्यक है अगर हार्ट डिसीज को समय से पकड़ना है, जो कि हम लोग नहीं करते। और उसी कारण है, जैसा आपने कहा, कि अचानक से लोग भर्ती होते हैं हार्ट अटैक से और कहते हैं मुझे तो कोई तकलीफ ही नहीं। तकलीफ तो आपने कोशिश नहीं की पता करने की, आपने कभी एक्सरसाइज नहीं किया, आपने कभी हेल्थ चेक नहीं कराया जिसमें आप अपनी लिपिड प्रोफाइल, अपनी शुगर या अपनी बाकी चीज़ों का चेकअप कराते या ट्रेडमिल कराते। तो ये सबसे बड़ा कारण है अचानक से इस बीमारी से आहत होने का। और सर मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगी, जो सर ने स्टार्ट की थी, एक जेनेटिक रीज़न भी होता है हार्ट डिजीज़ का, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में है कि किसी को, ग्रैंड पेरेंट्स को या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स को हार्ट डिजीजेज हुई हैं, तो यू आर ऑल्सो प्रोन, और आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो जैसे आपने बताया जो लोग तंबाकू ज़्यादा च्यू करते हैं उनकी आर्टरीज छिल जाती है, तो इज इट सेम लाइक स्मोकिंग में भी जो स्मोक करते हैं उनको भी सेम इफेक्ट ही होगा? स्मोकिंग, वेपिंग या जो हुक्का, everything which is tobacco based is injurious to the health of the arteries. And of course smoking से lung में भी बहुत फर्क पड़ता है। Cancer lung is very common because of smoking, and cancer of throat and tongue is very common because of chewing tobacco. Yes, in the last session, Dr. Amit Agarwal from BLK Kapoor Hospital BLK was with us. So he told us about all these things. And one thing, sir, I just want to know कि अभी जैसे COVID है, तो what is the COVID affinity towards the heart disease? Is it like आपको केसेस ऐसे कुछ मिल रहे हैं जिनसे हम COVID की affinity देखते हैं heart diseases में? गरिमा जी, ये सवाल बहुत ही सार्थक और रेलेवेंट है आज कोविड के पेंडेमिक के माहौल में। जब कोविड की शुरुआत हुई शुरू के महीनों में, जनवरी फरवरी में, तो चाइना से स्टडीज आई कि जिन लोगों में ब्लड प्रेशर था अनकंट्रोल्ड, या डायबिटीज थी, या जिनकी हार्ट अटैक की हिस्ट्री थी, जिनके हार्ट फेलियर थे, हार्ट पुअर थे, या और कॉम्प्रोमाइज बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ कैंसर और रीनल ट्रांसप्लांट थे, इन लोगों में कोविड का इन्फेक्शन अधिक था, और इन्फेक्शन होने के बाद उनमें घातक अधिक था, उनकी डेथ्स हो रही थी। और जिनमें से ब्लड प्रेशर और हार्ट डिसीज खास तौर से निकल के आते हैं, ये जो पेशेंट्स हैं उनको कोविड के लेके बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। इन पेशेंट्स में इन्फेक्शन हो जाता है तो उनको फंसने के चांसेस बहुत हाई, उनकी रिकवरी पुअर हो। तो हार्ट डिसीज वालों को और ब्लड प्रेशर पेशेंट को खास तौर से सतर्क रहने की आवश्यकता है कोविड को लेके। मास्क पहने, हाथ धोएं, क्राउडेड प्लेसेस में न जाएं, अननेसेसरली कहीं ट्रेवल ना करें, और बच के रहें, अपनी दवाइयों का नियम से सेवन। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अहम सवाल है आज के चर्चा के लिए। सर ऐसा भी होता है क्या कि एक हमारे पास क्वेश्चन आया है कि हार्ट लार्ज होने का क्या रीजन है? तो क्या ऐसा भी होता है कि हार्ट साइज इंक्रीज हो जाता है? इसमें ऐसा है, दो टर्म्स बड़ी कॉमन पब्लिक में डिस्कस होती हैं, हार्ट अटैक और हार्ट फेल।
जी। तो हार्ट अटैक तो एक एक्यूट कंडीशन है जिसमें आपकी धमनी में अचानक से थक्का बनने से या ब्लॉक आने से आपको सप्लाई न पहुंचने से सीने में दर्द हुआ और आपको ईसीजी में चेंजेस आए और आप इमरजेंसी पहुंचे, आपको हार्ट अटैक डायग्नोस हो गया, प्रोपोनेंस पड़ा गया। अब इस हार्ट अटैक होने के बाद जब भी इलाज हुआ आपका, तो उसके जो परिणाम है कि हार्ट कमजोर हो गया, हार्ट की इजेक्शन फ्रैक्शन जो 60% से अधिक होनी चाहिए वो घट के हार्ट अटैक से 35 या 30% रह गई। अब इस मरीज को हमेशा हार्ट की पंपिंग कमजोर होने से सांस फूलता रहेगा, उसका स्टेमिना कम हो जाएगा, जो काम पहले वो कर पाता था वो नहीं कर पाएगा। और अगर वो सतर्क नहीं है, दवा नहीं लेता या इसके लिए समुचित इलाज नहीं करता, तो ये इजेक्शन फ्रैक्शन डिक्लाइन होता चला जाएगा। तो इस कंडीशन को, जो क्रोनिक एक लंबी बीमारी है, इसको हार्ट फेलियर कहते हैं, यानी हार्ट फेल हो गया और लगातार फेल होता ही चला जा रहा है और एक स्टेज पे हार्ट का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। इसको हम कार्डियोमेगेली कहते हैं, एक्सरे पे नजर आती है और हम एक्सरे पे इको पे डायग्नोस करते हैं। तो वो हार्ट फेलियर है, इसमें हार्ट का साइज बढ़ जाता है। सो यूजुअली एक क्वेश्चन अभी मेरे पास आया है व्हाट्सएप पर कि जब चेस्ट पेन होता है तो कभी इट्स ड्यू टू एसिडिटी आल्सो, तो हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं कि ये ड्यू टू हार्ट प्रॉब्लम है या ये एसिडिटी का चेस्ट पेन है, या कभी कभी ऐसे भी होता है कि वो हम समझ नहीं पाते हैं, हार्ट प्रॉब्लम होती है और हम बस एसिडिटी के मेडिसिन लेते जाते हैं और उसको अवॉइड करते हैं। ये बहुत कॉमन है कि लोग सिम्टम्स को जज नहीं कर पाते कि ये आखिर है क्या। तो अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम बार बार रहती है, उसकी दवाएं लेने के बावजूद भी हल नहीं होती है और रात को खासतौर से एसिडिटी से आप उठ बैठ जाते हैं, तो आपको हार्ट का चेकअप एक बार जरूर करना चाहिए। और कई बारी हार्ट के लक्षण एटिपिकल हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि सीने के बीचों बीच दर्द होता है, पसीना आता है, सांस फूलता है। इससे हट के अगर कुछ ऐसे लक्षण हैं जैसे आर्म्स हमेशा भारी हो जाती हैं चलने पे, या आप अचानक से कमजोरी महसूस करते हैं, और खासतौर से महिलाओं में जिनमें लक्षण जो टिपिकल हैं वो न होके कुछ एटिपिकल सिम्टम्स होते हैं, जैसे वो हमेशा पसीना ठंडा आता है, या काम करने में पहले के मुकाबले थक जाती हैं, या सांस फूल जाता है, या पैरों में कमजोरी आती है चलने में, ये लक्षण भी हार्ट की बीमारी के हो सकते हैं और इस अवस्था में उनको जरूर चेक कराना चाहिए। जैसा मैंने कहा, महिलाओं में स्मोकिंग की तादाद अधिक है, महिलाएं कई बार ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोन्स लेती हैं, या उनके फैमिली हिस्ट्रीज है, या उनको डायबिटीज है। इस सब के चलते भी महिलाओं को मासिक धर्म से पहले भी हार्ट की बीमारी हो सकती है। और आज अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में हम काफी यंग लेडीज को 30, 35, 40 की लेडीज देखते हैं जिनका मासिक धर्म चालू है, इसके बावजूद भी हार्ट अटैक हुआ। कि ऐसा कहा जाता है कि मासिक धर्म तक हार्मोनल बैलेंस से लेडीज की हार्ट की सेहत अच्छी रहती है वनस्पत, लेकिन ऐसा आजकल नहीं है। और मासिक धर्म के बाद तो मेनोपॉज में उनका रिस्क आदमियों के बराबर हो जाता है। हाँ, तो क्योंकि वो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं उनके बॉडी में। सर एक क्वेश्चन आया है हमारे पास निधि जी का, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक, इज इट सिमिलर और देयर इज एनी डिफरेंस? वेरी गुड। तो पहले हमने चर्चा की हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर की, और अब बताते हैं हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट की। तो जब हार्ट अटैक होता है धमनी के बंद होने से, तो घर पे आमतौर से होता है, और जब आप अस्पताल के लिए चलते हैं, या तो अपनी गाड़ी से चलते हैं या किसी एम्बुलेंस से आप आ रहे हैं, तो जब हार्ट की धमनी बंद हुई और बीच में खुलने का प्रयास कर रही है नेचुरल तरीके से, उस दौरान हार्ट की धड़कन अचानक से बिगड़ सकती है, यानी धड़कन अचानक बहुत तेज हो जाती है, जिसको हम वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन कहते हैं। यानी हार्ट बहुत 200-250 की स्पीड पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन इफेक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, जिससे कि वो ब्रेन को खून पहुंचा सके। और इस अवस्था में मरीज मूर्छित हो जाता है, और अगर वो वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन को ब्रेक नहीं किया शॉक देके, तो उसकी डेथ हो जाती है। इसको हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। तो दुर्भाग्यवश हार्ट अटैक के 25 से 30% लोग या तो अस्पताल पहुंचने से पहले या घर पे ही दम तोड़ देते हैं, और उनकी डेथ कार्डियक अरेस्ट की वजह से होती है। आपने कितनी बार सुना है कि रात में सो रहे थे और उनको किसी घर वाले को पता भी नहीं लगा और वो सुबह मृत्यु पाए हुए। तो उनकी डेथ कार्डियक अरेस्ट से, इनकी ऑटोप्सी की जाएगी तो उसमें जरूर मिलेगा कि हार्ट की धमनी एक बंद है और उनकी फिब्रिलेशन होने से डेथ हुई है। तो इसलिए आपको बहुत सतर्क रहना है कि सिम्टम शुरुआत होते ही आपको अस्पताल से संपर्क करना है, वहां से एक फुल्ली इक्विप्ड एम्बुलेंस बुलानी है, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट आपको एम्बुलेंस में भी हो सकता है।
और उससे बचाव के लिए वहां पे शॉकिंग डिवाइस होना चाहिए, तभी आपकी जान बच सकती है। तो इसमें देर नहीं करना है आपको। और कोविड के चलते कभी हिचकिचाना नहीं कि मैं अस्पताल जाऊंगा तो मुझे कोविड लग जाएगा। नहीं, अच्छे अस्पतालों में जैसे BLK हॉस्पिटल में कोविड और नॉन कोविड सेगमेंट्स बिल्कुल अलग अलग है, और हम हर मरीज को कोविड टेस्ट करने के बाद ही प्रक्रिया शुरू करते हैं। इसलिए मेरा अनुग्रह है आपसे कि भी हिचकिचाए नहीं, पहले वार्निंग सिम्टम पे अस्पताल पहुंचे, अपना इलाज करें। ज्योति जी जुड़ी हुई है हमारे साथ। वो कह रही है उनकी फ्रेंड है, 30 इयर्स है उनकी एज, और उनको कोई अटैक नहीं आया, बट उनका हार्ट साइज जो है वो इंक्रीज्ड आया है। बीपी का इशू है, तो ऐसा भी होता है क्या कि बीपी की प्रॉब्लम अगर है तो भी हार्ट इंक्रीज हो जाता है साइज में? तो गर्मा जी, ये बहुत अच्छा सवाल और टेक्निकल सवाल है कि अभी तक हमने चर्चा की कि हार्ट की नसों में ब्लॉक होने से हार्ट अटैक हुआ, और फिर दिल फेल हुआ, हार्ट फेल हुआ, और फिर दिल का साइज बढ़ गया। कुछ कारण ऐसे भी हैं जहाँ पे हार्ट की जो मांसपेशी है, मसल जिससे बना है हार्ट, उसकी बीमारी होने से कॉरोनरी आर्टरीज क्लीन होने के बावजूद भी उनके हार्ट फेल हो सकते हैं और हार्ट एनलार्ज हो सकते हैं। उस बीमारी को हम कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। वो मसल की बीमारी है, आर्टरीज की बीमारी ना होके, कॉरोनरी आर्टरी डिसीज ना होके, वो मांसपेशी की बीमारी है। और वो हार्ट मसल्स वीक हो जाते हैं। हो जाती है, वो तो डायबिटीज के चलते हो सकती है, हाइपरटेंशन अगर कंट्रोल नहीं है, ब्लड प्रेशर तब हो सकती है, या किसी तरह का वायरल इन्फेक्शन हुआ हो जिसको मायोकार्डाइटिस कहते हैं, वो हो सकती है। तो ऐसे मरीज कभी करीब हार्ट फेलियर के 30 से 40% मरीज ऐसे होते हैं जिनकी धमनियां साफ होती हैं लेकिन हार्ट कमजोर हो जाते हैं और हार्ट का साइज बढ़ जाता है। तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, इस्केमिक कार्डियोमायोपैथी are the two causes of enlarged heart. सर छवि जी का क्वेश्चन है कि चेस्ट पेन इज आल्सो अ सिंबल ऑफ हार्ट डिजीज, तो इज इट ट्रू? Yes, chest pain is the commonest symptom of heart attack or heart disease, but sometimes there could be bony or muscular factors or acidity factors which could mimic a cardiac symptom. So one must see an expert with proper investigation and distinguish between a true heart problem versus a muscular or a non-cardiac problem. एक चीज होती है जिसको हम कार्डियक न्यूरोसिस कहते हैं, जो बहुत कॉमन है आम जनता में। देखिए, हमारे यहाँ दो तरह के लोग हैं पब्लिक में। एक वो जो बड़े लापरवाह हैं, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है फिर भी वो बहाना करते हैं कि नहीं ये तो ऐसे ही है। और एक वो लेफ्ट साइड में पेन है, कंधे में पेन है, पीछे दर्द है, और वो चलते हैं कि ये तो दिल का ही दर्द है, मुझे तो हार्ट का पेशेंट हो ही गया। वो भी बड़ी खतरनाक है। वो कार्डियक न्यूरोसिस से निकलने के लिए बहुत सी चीजें करनी होती हैं। मरीज को रियश्योर करना होता है कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। सामने दौड़ा के ट्रेडमिल करा के हम उसको बताते हैं। तो इन दोनों को हमको संतुलन बना के पब्लिक को मैनेज करना है। सर यूजुअली ऐसे भी होता है कि एक कॉमन मिथ है कि अगर आपके बाएं हाथ में दर्द है, आपके दर्द ऊपर जा रहा है हाथ में, तो दैट इज आल्सो साइन ऑफ हार्ट डिजीज। इट कुड बी, बट यूजुअली हार्ट का दर्द सीने के बीचों बीच होता है। ये धारणा कि हमारा हार्ट सीने के लेफ्ट साइड में रहता है, इसलिए जो भी दर्द लेफ्ट साइड का होगा वो हार्ट का ही है, ये मानना ठीक नहीं है जी। तो इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए एक्सपर्ट से मिलना चाहिए। सर बेसिकली मैंने देखा है जैसे ये बाईपास हुआ या एंजियोप्लास्टी, ये एग्जैक्टली क्या है डिफरेंस इनमें, अगर आप थोड़ा सा बता सकें। तो एंजियोग्राफी तो एक तरह की जांच है जिससे कि हम कलाई की धमनी से जाके या पैर की धमनी से, ग्रोइन की धमनी से जाके हम हार्ट तक पहुंच के एक ट्यूब के जरिए दवा फेंकते हैं और उसकी वीडियो बना लेते हैं, और वो गोल्ड टेस्ट है। उसके आगे कोई टेस्ट नहीं है ये सर्टेन करने के लिए हार्ट की इशू है या नहीं। और अगर किसी धमनी में कोई टाइट ब्लॉक है 90% 80% जो कि कारण है आपके दर्द का, तो उसी एंजियोग्राफी के रास्ते एक एज एन एक्सटेंशन ऑफ एंजियोग्राफी एक बारीक तार डाल के ट्यूब से बाड़े से साफ करके उसमें एक छिल्ला लगाते हैं, स्टेंट कहते हैं जिसको हम, दवा लेपित, जिससे कि उस साइड पे वो दोबारा कभी ब्लॉक ना हो। और लोग पूछते हैं सर छल्ले की जीवन लाइफ कितनी होती है, तो छल्ला 100 साल चलता है। बीमारी और हो सकती है लेकिन छल्ले लगाने वाली साइड की बीमारी बहुत ही कम है। तो ये तो प्रोसेस हो गई एंजियोप्लास्टी। अगर आपकी धमनियों में एंजियोग्राफी पे वाइड स्प्रेड ब्लॉक्स हैं, दोनों मेन आर्टरी में ब्लॉक है, और आप डायबिटिक हैं खास तौर से, तो ऐसे मरीजों के लिए
बाईपास ज्यादा अच्छा और सुगम उपचार है और लंबा चलने वाला उपचार है, क्योंकि बाईपास के अंदर भविष्य में रेकरेंसेस कम होती हैं और उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि अगर आर्टरियल बाईपास किया जाए तो वो 20, 30, 40 साल तक चलता है। तो ये सर दोनों। जिनको डायबिटीज होती है दे कैन आल्सो गो फॉर बाईपास सर्जरी? यस, बाय डायबिटीज वालों में अगर मल्टीपल वेसिस में ब्लॉक्स हैं तो बाईपास ही ज्यादा उचित है, क्योंकि डायबिटीज में एंजियोप्लास्टी के बाद रिकरेंस के चांसेस नॉन डायबिटीज के मुकाबले थोड़ा सा अधिक होते हैं। सर एक क्वेश्चन है हमारे पास कि हार्ट वॉल्स अगर बड़े हो तो क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? हार्ट, हार्ट वॉल्स अगर बड़े हैं तो हमें अच्छा, क्या प्रिकॉशन तो लेना चाहिए? अब हम हार्ट अटैक की चर्चा से चलते हुए वैल्व्स के ऊपर आते हैं। वैल्व्स जो हैं, 4 वैल्व होते हैं हार्ट के अंदर, 4 कमरे होते हैं और 2 धमनियां होती हैं बड़ी, तो उनके मुंह पे 4 वैल्व होते हैं। वैल्व का फंक्शन होता है कि वो हवा को या खून को, हवा को तो अपनी कार के टायर के अंदर वैल्व होता है, वैल्व बॉडी, और हार्ट में ब्लड को पीछे नहीं आने दे, यूनिडायरेक्शनल फ्लो अलाउ करे। जी। इस हालत से अगर वैल्व तंग हो जाता है तो पीछे के कमरे पे प्रेशर बढ़ जाता है, और उसके लक्षण ये है कि मरीज की सांस फूलने लगती है, या खून आगे न जाने से, दिमाग में न जाने से वो हमेशा मूर्छित होता है। और अगर यही वेल्व इनकॉम्पिटेंट या लीक करना शुरू कर दे तो ब्लड को पीछे फेंकना शुरू कर देता है, और पीछे ब्लड जाने से भी फेफड़े में इकट्ठा होना शुरू होता है और सांस फूलना शुरू हो जाता है। तो ये वेल्व की बीमारियों के लक्षण हैं, और इसका जो एग्जामिनेशन है वो इकोकार्डियोग्राफी पे होता है, और सारी चीज हमको इको पे पता लगती है। उसके बेसिस पे हम फैसला करते हैं कि किस स्टेज पे वेल्व का इलाज हमको करना चाहिए। कई बार वेल्व का इलाज सिर्फ बैलूनिंग से ठीक हो जाता है, और कई बारी हमको उसको वैल्व को रिप्लेस करना पड़ता है। और आज के माहौल में साइंस ने इतनी प्रगति की है कि वैल्व को आज हम बिना ऑपरेशन के भी बदल सकते हैं, एंजियोप्लास्टी जैसी टेक्निक से, कैथीटर बेस्ड टेक्निक से, जिसको हम टैपिंग या टैवर कहते हैं। और ये सारी सुविधाएं बीएलके में मौजूद हैं। तो मनीष जी का एक क्वेश्चन है कि मसल पेन और हैवीनेस इन बिटवीन चेस्ट अगर होती है तो उसका क्या कॉज हो सकता है? इज इट ड्यू टू हार्ट डिजीज ओनली? नहीं, क्या ये साइन हो सकता है इसका? जो लेफ्ट साइडेड पेन है या बोनी पेन है, उसको प्रेशर के ऊपर पेन बढ़ जाता है, या पिन पॉइंट या पियर्सिंग पेन है, वो आमतौर से हार्ट का पेन नहीं होता। हार्ट का पेन भारीपन की शेप में, और जो मांसपेशी के पेन है वो मांसपेशी के स्पैज्म से होते हैं। तो इनकी जो जांच है वो बड़ी आसान है। हार्ट की जांचें सब करके आप एक्सक्लूड कर दीजिए, तो बाकी जो पेन है वो विटामिन डी डेफिशिएंसी से, कैल्शियम डेफिशिएंसी से, मसल स्पैज्म से, फैटीग से, उन सब से होते हैं, और वो कम सीरियस माने जाते हैं। सर एक क्वेश्चन है हमारे पास कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का मतलब है कि हार्ट जो हमारा 70 बीट पर मिनट बीट करता है, जी। वो एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम के तहत करता है। तो एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर होता है हार्ट में, जिसको नोड कहते हैं। वहां से इम्पल्स ट्रेवल करती है, और बीच में एक नोड होती है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, जो हार्ट के बीचों बीच होती है। उसके थ्रू जाके वो इम्पल्स पूरे हार्ट में फैल जाती है और हार्ट को संकुचित करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। अब किसी कारण से ये जनरेटर हमारा खराब हो जाए तो हार्ट की बीट करने की संख्या 70 से घट के 50, 40, 30 पर रह जाती है, और यहाँ तक कि हार्ट रुक भी सकता है। और जब रुकेगा इलेक्ट्रिकल सिस्टम खराब होने से, तो पेशेंट मूर्छित हो जाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में खून नहीं पहुंचेगा रुकने की अवस्था में। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम का महत्व यह है कि ऐसे मरीजों को पेस मेकर यानी आर्टिफिशियल बिजली देके हम उनको नॉर्मल लाइफ। So we lost your voice. But I am still there. Yeah. नहीं सर, there is some technical issue. It's okay. सर शान जी का क्वेश्चन है कि ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हो तो क्या करें? और क्या कोलेस्ट्रॉल की दवा क्या हमें मतलब पूरी लाइफ लेनी पड़ती है? कोलेस्ट्रॉल का इशू यह है कि जैसे मैंने शुरू में बताया चर्चा की, कोलेस्ट्रॉल ही वो सब्सटेंस है, जो चीजी सब्सटेंस है, जो धमनियों में जमा होता है, जिससे हार्ट अटैक होते हैं। और इस कोलेस्ट्रॉल के 3 या 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं: टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी खराब कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी, और ट्राइग्लिसराइड्स, एक और अवयव है ट्राइग्लिसराइड।
ट्राइग्लिसराइड्स आमतौर पे मीठा अधिक खाने से और अल्कोहल अधिक लेने से बढ़ते हैं, और जो लोग मोटे होते हैं उनमें ट्राइग्लिसराइड्स अधिक होते हैं, कुछ लोग जेनेटिकली हाई होते हैं। और ये एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड दोनों ही हार्ट की खराब सेहत के जिम्मेदार हैं, जबकि एचडीएल से हार्ट की सेहत अच्छी होती है, क्योंकि एचडीएल वो कोलेस्ट्रॉल है जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, गंदे कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर निकालता है लिवर के थ्रू। तो जिन लोगों के ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं उनमें दो तरह के खतरे मौजूद हैं। एक तो हार्ट के, मैंने जैसे बताया, सालों साल बढ़ा रहेगा तो हार्ट अटैक्स होने की संभावना रहेगी। और अगर बहुत अधिक मात्रा में 500 से अधिक ट्राइग्लिसराइड है किसी का, तो उसको पेनक्रिटाइटिस होने का बहुत खतरा रहता है। और ऐसे मरीजों को ट्राइग्लिसराइड्स कम करने का बहुत आवश्यकता है, और इसका सबसे समुचित उपाय है कि एक्सरसाइज, वेट कंट्रोल, अवॉइडिंग अल्कोहल, अवॉइडिंग लॉट ऑफ स्वीट्स इन योर फूड are the keys to control your triglycerides. ज्योति किरण जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। इनका क्वेश्चन है कि मेरे फादर मदर दोनों हार्ट पेशेंट हैं, फादर को आईसीडी लगी हुई है एंड मदर को इनकी स्टंट्स डाले हुए हैं, तो ये जेनेटिकली क्या ये लोग भी प्रोन हैं, और अगर हैं तो किड्स को फिर क्या प्रिकॉशंस अभी से लेने चाहिए? तो ज्योति जी की मदर को जो स्टेंट्स पड़े हुए हैं उनको तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज का प्रीडिस्पोजिशन है, या तो जेनेटिक है या डायबिटीज या जो भी बीमारी उनको रही है, या उम्र है। एज अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है ना। जैसे आप एज होती है तो आपके घुटने खराब होते हैं, आपकी खाल लटक जाती है, इसी तरह से आपकी आर्टरीज हार्ड हो जाती हैं, तो उस पर तो आपका काबू नहीं है। वो तो आप उसको स्लो कर सकते हैं सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके। तो मदर को तो कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं। फादर को आईसीडी लगा है, वो किस हालत में लगा है ये देखना पड़ेगा। आईसीडी वो डिवाइस है जो जिन लोगों को हार्ट फेलियर है, जिनके हार्ट वीक है और उनको तेज हार्ट बीट होने से मृत्यु का खतरा है, उन मरीजों में आईसीडी एक इमरजेंसी रूम की तरह काम करता है। एक पेसमेकर है जो उस तेज हार्ट बीट को भांप लेगा घर पे या बाजार में, और उसको पकड़ के घर में शॉक दे देगा अंदर से, और मरीज की जान बच जाएगी। तो कार्डियक अरेस्ट से बचाने के लिए आईसीडी इन मरीजों में जिनके हार्ट्स कमजोर हैं लगाना बहुत आवश्यक है। उनके फादर तभी सुरक्षित हैं क्योंकि उनको आईसीडी लगा। तो दोनों की बीमारियों में डिफरेंस है। तो सर ये जेनेटिकली इनमें से कुछ भी पास ऑन हो सकता है? जेनेटिकली मदर का जो कार्डियक प्रॉब्लम है वो पास ऑन हो सकती है, और मुझे नहीं पता फादर का हार्ट क्यों वीक हुआ, मांसपेशी की वजह से वीक हुआ है, की वजह से वीक हुआ है, तो वो भी जेनेटिकली आगे पास हो सकता तो जैसे बेसिकली बोलते हैं कि खून गाढ़ा हो रहा है, या कभी ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, जो इज इट लाइक कि वो कोलेस्ट्रॉल ही बढ़ जाता है जब हमारा खून थिक होने लगता है, और वो कभी थक्के बन के अगर वो ब्रेक कर रहा है बीच में, कहीं ब्लड फ्लो को कम कर रहा है, तो वो भी एक रीजन हो सकता है हार्ट अटैक? है। खून का गाढ़ा होना एक अजीब सी समस्या है। जो लोग कंप्यूटर पे बैठ के या कुर्सी में घंटों बैठ के काम करते हैं और पानी कम पीते हैं, तो उनके काफ मसल्स में, लेग्स की मसल्स के अंदर वेन में खून जम सकता है। और आज खासतौर से कोविड के टाइम्स में ये बड़ा कॉमन है। कोविड में ये देखा गया है रिसर्च के माध्यम से कि जितनी सडन डेथ्स हो रही हैं वो खून के धमनियों में या वेन्स में जमने से हो रही है। जो लंग्स की जो आर्टरीज वेन्स हैं उनमें खून जमता है, तब अचानक डेथ होती है। तो कोविड का एक ट्रिगर है कि एक स्टेज पे जाके थ्रोम्बोसिस बॉडी के अंदर होती है, और उसके लिए हमेशा कोविड का इलाज ये है कि उनको मरीजों को खून पतला करने का इंजेक्शन दे के रखते हैं 1-2 हफ्ते तक। तो ये जो मरीज बैठ के काम करते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते, और पैर में की वेन्स में थक्का जमने से क्लॉट बनते हैं, और वो अचानक चलना शुरू करते हैं, तो वो क्लॉट उखड़ के हमारे हार्ट के थ्रू लंग्स की आर्टरीज में जम जाते हैं, और इन लोगों को पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने से अचानक डेथ हो सकती है। तो थक्का बनने का जो सवाल है वो हार्ट अटैक की बीमारी से अलग है, लेकिन प्रोसेस पूरे शरीर की वही है। ब्रेन हो, हार्ट हो, पैर की वेन्स हो, हर एक में क्लॉटिंग के चलते अटैक्स होते हैं। सो व्यूअर्स, वैसे तो हमारा सेशन थोड़ा लंबा होता है, बट सर के कुछ प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं, कुछ पेशेंट्स लाइन अप हैं सर के, तो सर को जाना पड़ेगा एंड वी हैव टू एंड योर आवर सेशन हियर ओनली। थैंक यू सो मच सर। स्टिल अगर आप कुछ एक की नोट हमें देना चाहें हमारे व्यूअर्स को कि एक हेल्दी हार्ट के लिए हमें क्या करना चाहिए रेगुलर बेसिस पे, जैसे सर ने बताया एक्सरसाइज करनी चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए, सर अगर और कुछ इसमें ऐड करना हो? देखिए गरिमा जी तो खुद एक डाइटिशियन है,
तो इनकी सहूलियत, इनके सहारे के बिना हम आगे चलना मुश्किल होता है। सो एज ए टीम, हार्ट की अच्छी सेहत के लिए मेरा कहना यही होगा कि आप बचपन से ही घर में खान पान इस तरह का बनाएं कि बच्चों को वयस्क होने के टाइम पे ऐसी आदत पड़े कि वो हमेशा स्वस्थ खाना खाएं। तो घर में चिकनाई का कम से कम प्रयोग करें, पूड़ी पराठे समोसे कम से कम बनाएं, क्योंकि जब पूड़ी पराठे बनते हैं और उनमें घी लगता है वो ट्रांस फैट में परिवर्तित होता है और ये आपके शरीर के लिए बहुत घातक होता है कोरोनरी आर्टरीज के लिए। तो आप सिंपल घर में फुलके हैं या जो गेहूं हैं या मिलेट्स हैं या ग्रेन्स हैं उनको खाने का रिवाज चलाएं घर में। सब्जियां, ग्रीन्स और वेजिटेबल्स महंगे तो काफ़ी होते हैं फल आजकल, लेकिन किसी तरह से उसका बच्चों में चलन चलाएं कि वो अधिक से अधिक खाएं बजाय मैगी खाने के या कोई भी जंक फूड खाने के। कभी कभी ठीक है, बच्चों का दिल करता है, पिज्ज़ा है, बर्गर है, महीने में कभी 1-2 बार, लेकिन आदतन नहीं खाना चाहिए। बच्चों को ये नहीं कि मैं आज कुछ नहीं खाऊंगा, मुझे जब तक पिज्ज़ा नहीं मंगा के देंगे आप, ये आदत खराब है। बच्चों को एनकरेज करें बाहर खेलने के लिए। तो हार्ट की हेल्थ प्रोटेक्शन का इशू घर से शुरू होता है, और जब आप बड़े हो जाएं तो आप नियम से एक ऐसा शेड्यूल बनाएं कि आपको आधा पौना घंटा रोज समय एक्सरसाइज के लिए निकालना है, और आपको दौड़ना है, साइकिलिंग करनी है, स्विमिंग करनी है या ब्रिस्क वॉक करना है। ये 150 मिनट एक हफ्ते के अंदर होना ही चाहिए, यानी 2 दिन की मोहलत है, 5 दिन लगातार आपको एक्सरसाइज करनी है। जहां तक हो सके वर्क प्लेस पे एक्टिव रहें, जीना चढ़ें, और खान पान में जंक फूड, मीठा, व्हाइट्स को अवॉइड करें, यानी कि 3S, शुगर, सॉल्ट एंड सैचुरेटेड फैट, ये 3 चीजें खाने में अवॉइड करें। तेल के बारे में गरिमा खुद बताएंगी जब मैं यहाँ से उठ जाऊंगा। You must educate your public and housewives that while how गार्निशिंग के लिए बहुत अच्छा है, उसका स्मोक पॉइंट कम होता है, इसलिए आप उसको थोड़ी मत बनाइए, धुआं निकल। और सरसों का तेल और सैफलॉवर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कैनोला अच्छे हैं खाना पकाने के लिए, उनमें खाना पकाइएगा। ऑयल को बार बार यूज मत करिए, वो जहर होता है। मिलेट्स और ग्रेन्स लगातार खाइए, मैदा मत लीजिएगा, और नॉनवेज खाना है तो फिश का सेवन करें, चिकन कभी कभी ले सकते हैं, रेड मीट से दूर रहें, और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को, डेयरी प्रोडक्ट्स को कम से कम लें, लेने हैं तो फर्मेंटेड फॉर्म में, यानी कि दही और पनीर की फॉर्म में लें। और दूध गाय का, भैंस का कम से कम लें, बिकॉज बहुत चिकनाई होती है। देशी घी, बटर से दूर रहें, कम से कम लें। सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगी, सॉरी टू इंटरप्ट, बट आपके पास टाइम कम है। तो एक क्वेश्चन हमारे पास आया है अर्चना जी का कि इनका बीपी काफी कम हो जाता है और हार्ट बीट हमेशा ज्यादा रहती है, तो ऐसा क्यों होता है? क्या ये हार्ट रिलेटेड हो सकता है? महिलाओं में बड़ा कॉमन है कि उनका ब्लड प्रेशर लो रहता है और इस हद तक कि वो कमजोरी महसूस करती हैं। लो ब्लड प्रेशर एक बड़ी अच्छी चीज मानी जाती है, इससे जीवन लंबा होता है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि 80 और 70 के नीचे रहेगा तो वो फिर मूर्छित होंगी, कमजोरी होंगी, वो ठीक नहीं। और अनफॉर्चुनेटली लो ब्लड प्रेशर का हमारे पास कोई इलाज नहीं है। ये लो ब्लड प्रेशर जो क्रोनिकली लो है, इसको तो खाने पीने से, नमक के सेवन से या कॉफी के सेवन से आप बढ़ा सकते हैं। और जो फास्ट हार्ट बीट है उसका कारण भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, थायराइड तो नहीं है या कोई और कारण तो नहीं है, लेकिन महिलाओं में बहुत कॉमन देखा गया है और कोई बहुत सीरियस बात नहीं होती है। आमतौर से हम लोग देखते हैं और सारे इन्वेस्टिगेशन करके कुछ ऐसी दवाइयां देते हैं कि उससे बिल्कुल आराम हो जाएगा। इसको बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे इजाजत है अब। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। कंडक्टिंग इट। व्यूअर्स थैंक यू। और सर को अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स की वजह से जाना पड़ रहा है, तो हम आज के सेशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार। Bye-bye. थैंक यू सर।